दोस्तों, कोरोना के समय पर जहां अमेरिका और चाइना जैसे बड़े बड़े सुपर पावर कंट्रीज की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, वहीं भारत अपना सीना चौड़ा करके दूसरे देशों की मदद कर रहा था। एक समय वो था जब भारत छोटी सी छोटी दवाइयों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता था, लेकिन कोरोना के समय में भारत ने न सिर्फ अपने देश को संभाला बल्कि दूसरे देशों को अपने पांव में खड़ा होने में मदद की, और वो भी वैक्सीन देकर। अब भारत एक ग्लोबल लीडर बनने की राह में चल चुका है और इसका पूरा साथ दिया है देश के हेल्थ सेक्टर ने। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने कैसे अमेरिका और चाइना जैसे देशों को पीछे छोड़ा, कैसे किया भारत ने अपने हेल्थ सेक्टर में इतना ग्रो। चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। कोरोना के वक्त जब पूरी दुनिया खराब हालतों से जूझ रही थी, तब भारत ने कई देशों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कर एक नई मिसाल कायम की। उस समय अमेरिका, चाइना और रूस सहित कई देशों ने अपने अपने यहाँ वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं रहा और उसने अपने देश के लोगों के साथ साथ बाकी कई देशों को भी वैक्सीन मुहैया करवाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1947 में भारत का फार्मा मार्केट विदेशों के कब्जों में था और उस वक्त जरूरत की 80 to 90% दवाइयां इंपोर्ट होती थी। लेकिन आज दुनिया की लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में इंडियन मेडिसिन की सप्लाई होती है। रूस से लेकर अफ्रीका, यूरोप, यूक्रेन, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देश आज भारत से दवाइयां खरीदते हैं। आज भारत कई देशों को सस्ती दवाइयां बेच रहा है। 2021-22 में भारत ने दुनिया भर में 2462 करोड़ डॉलर्स की दवाइयां एक्सपोर्ट की है। ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी लगभग 6% है। वॉल्यूम के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और जबकि वैल्यू के हिसाब से ये 14वें नंबर पर है। इसके साथ ही जहां आजादी के वक्त भारत में सिर्फ 30 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहीं आज देश में लगभग 600 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। इतना ही नहीं, वहीं जब आजादी के समय देश में 2014 सरकारी हॉस्पिटल्स थे, वहीं आज इनकी संख्या 23,500 से भी ज्यादा है। उस वक्त देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की संख्या सिर्फ 725 थी, जो आज बढ़कर 23,391 हो गई है। उस समय जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या सिर्फ 10,000 थी, वही आज बढ़कर 70,000 हो गई है। ये नंबर साफ बताते हैं कि आज भारत ने इस सेक्टर में कितना ग्रो किया है। आज भारत में 19 एम्स है, जो कि ईयर 2025 तक 22 हो जाने की उम्मीद है। आजादी से आज तक भारत की हेल्थ सेक्टर की रैंकिंग में भी काफी सुधार आया है। हेल्थ केयर की क्वालिटी और पहुंच के मामले में भारत 195 देशों में से 145 स्थान पर है और आगे इसके बढ़ने की और भी उम्मीद है। यहाँ तक कि कोरोना के समय में देश में टेस्टिंग के लिए केवल एक ही लैब थी, लेकिन आज 3,392 से भी ज्यादा लैब्स का नेटवर्क है। कोरोना की पहली लहर में एक दिन में सिर्फ 300 टेस्ट हो सकती थी, लेकिन आज हर दिन 20 लाख से भी ज्यादा टेस्ट हो पाते हैं। आज भारत सरकार ने लोगों के लिए कई ऐसी योजनाएं चला रखी है जिससे लोगों का इलाज काफी आसानी से हो जाता है। और न सिर्फ भारत में, बल्कि यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को देखकर दूसरे देशों के लोग भी यहाँ इलाज करवाने आते हैं। आज इंडिया में आयुष्मान भारत योजना, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे इंडिया के लोगों को अपना इलाज करवाने में काफी ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन पहले इंडिया ऐसा नहीं था और यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना मजबूत नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईयर 1947 में भारत के लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन 32 थी, जो आज बढ़कर 72 हो चुकी है। वही उस समय पर जहां इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 पर 145 थी, वही अब साल 2022 में घटकर बस 27 रह गई है। वही जहां आजादी के वक्त भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2000 थी, यानी कि एक बच्चे को जन्म देने के दौरान हर 1 लाख औरतों में से 2000 औरतों की मौत हो जाती थी, जबकि ये रेट 2017-19 में घटकर सिर्फ 103 रह गई। ये आंकड़े खुद ही भारत के हेल्थ स्ट्रक्चर की कहानी को बयां करते हैं। देश में आजादी के बाद यहाँ के हेल्थ सेक्टर में काफी बदलाव हुए, लेकिन अगर हम कहें कि देश के हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन एम्स की स्थापना थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना ईयर 1956 में हुई थी। आपको बता दें कि इसकी नींव ईयर 1952 में रखी गई थी और उस वक्त भारत काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी एम्स की स्थापना की गई और भारत ने एम्स की स्थापना के लिए न्यूजीलैंड से फंडिंग ली थी। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय की हेल्थ मिनिस्टर अमृत कौर की कोशिशों से भारत में एम्स की स्थापना की गई। भारत में एम्स की पहली स्थापना दिल्ली में हुई और इसकी शुरुआत 50 मेडिकल छात्रों से हुई। आपको बता दें कि ईयर 2014 तक देश में सिर्फ 14 एम्स थे, लेकिन पिछले सालों में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है और आज देश में कुल अंडर कंस्ट्रक्शन वाले एम्स को भी मिलाकर 22 एम्स है। आजादी के वक्त मलेरिया जैसी बीमारियों ने भी देश में अपना खौफ फैला रखा था, लेकिन सरकार ने ईयर 1958 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू किया था और इस बीमारी से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एक वक्त था आजादी के समय जब भारत में हर साल मलेरिया की वजह से 10 लाख से भी ज्यादा लोग मर जाते थे, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से भारत में ईयर 2000 से 2019 के बीच मलेरिया से होने वाली मौतें काफी कम हो गई थी। ईयर 2000 में मौतों का आंकड़ा 35,000 था, जो कि ईयर 2019 में घटकर 9,000 हो गया था और वही ईयर 2020 में मलेरिया से देश में केवल 63 डेथ्स
हुई थी। साथ ही देश में आजादी के बाद से ही स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक फैल गया था, जिसको मिटाने के लिए देश में कई कार्यक्रम चलाए गए थे। आपको बता दें कि यह 1950-51 में देश में स्मॉल पॉक्स के 4 लाख से भी ज्यादा मामले थे। इसके लिए इंडिया ने यह 1962 में नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में टीके बांटे गए और मेडिकल फैसिलिटीज की पहुंच की वजह से देश में चेचक को खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि इंडिया की कोशिशों की वजह से ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल स्मॉल पॉक्स असेसमेंट कमीशन ने देश को 23 अप्रैल 1977 में स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया। वही बात अगर करें 2000 के दशक की, तो यह 2009 में इंडिया में ग्लोबल पोलियो के 60% से भी ज्यादा केसेस थे। इस पोलियो से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान यानी कि वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया गया। भारत में वैसे तो इस पोलियो इरेडिकेशन मिशन की शुरुआत 1995 में ही हो गई थी। आपको बता दें कि उस समय यह बीमारी 50,000 से भी ज्यादा बच्चों को डिसेबल कर रही थी। इस दौरान इंडिया में वैक्सीनेशन के लिए 23 लाख पोलियो वॉलंटियर्स और 1.5 लाख सुपरवाइजर्स की टीम बनाई गई थी। जब पोलियो अपने पीक पर था तब देश में 6.4 लाख बूथ्स बनाए गए थे और उस दौरान देश में जी जान से पोलियो मुक्त अभियान चलाया गया था। और यही वजह है कि देश को यह 2013 में पोलियो फ्री होने का सर्टिफिकेट मिल गया। इन सब से एक बात तो साफ है कि आज भारत का हेल्थ सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है और सरकार ऐसी कई योजनाएं भी चला रही है जिससे देश का हेल्थ सेक्टर और भी डेवलप होता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सेक्टर के ग्रो करने की वजह इस सेक्टर में किया गया इन्वेस्टमेंट भी है। जहाँ यह 2008 में भारत का हेल्थ सेक्टर महज $45 अरब का था, यह 2014 में यह बढ़कर $140 अरब का हो गया। वही अगर आज की बात करें तो आज इस सेक्टर का मार्केट साइज 4 लाख करोड़ का है। हाल ही में पेश किए गए बजट में हेल्थ केयर के लिए जीडीपी का कुल 2.1% खर्च करने का डिसाइड किया गया है। भले ही आज भारत का हेल्थ सेक्टर काफी ग्रो कर रहा है, लेकिन आज भी इसमें कई चैलेंजेस है जो कि इंडिया फेस कर रहा है। आज भी इंडिया जीडीपी का सिर्फ 2% ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, जबकि चीन 7% से ज्यादा खर्च करता है। न्यू हेल्थ पॉलिसी 2017 के मुताबिक भारत ने यह 2025 तक हेल्थ केयर में 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा है। आजादी के 75 इयर्स के बाद भी आज देश अपनी हेल्थ फैसिलिटीज और सर्विसेज ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। आपको बता दें कि यह 2014 में भारत मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में सबसे खराब परफॉर्म करने वालों में से एक था। सेव द चिल्ड्रन के ग्लोबल सर्वे में भारत कुल 178 देशों में 137 स्थान पर था। वही भारत में आज भी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की काफी कमी है। देश में 10,000 लोगों पर 8.6 डॉक्टर्स है। वही अगर चीन की बात करें, चीन में हर 10,000 लोगों के लिए 22 से भी ज्यादा डॉक्टर्स है। आज भी भारत के कई ग्रामीण इलाकों में कोई मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और गांव में लोगों को अपना इलाज कराने के लिए शहरों में आना पड़ता है, जिससे कई बार तो दुर्घटना भी हो जाती है। इंडिया में लगभग 80% स्पेशलिस्ट सिर्फ शहरों में ही काम करते हैं। इंडिया में हेल्थ सेक्टर में होने वाली खर्च का 67.78% लोग अपनी जेब से ही खर्च करते हैं, जबकि इस मामले में ग्लोबल एवरेज 17.3% है। आज भी भारत हेल्थ केयर सेक्टर में अपने पड़ोसी चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से भी पीछे है। इस तरह आज भी देश के लोगों को पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है और ना ही सही समय पर इलाज। लेकिन फिर भी बदलते वक्त के साथ इंडिया में ये मेडिकल फैसिलिटीज और भी बढ़ती जा रही है और आगे भी डेवलप होती रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।